नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और आज हम अपनी जो साइंस की क्लास थी उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस पिछली क्लास में हो गए थे उन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। और मेथड आपका वही रहने वाला है हमारा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को सिर्फ टिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो भी ऑप्शन है उनको समझेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन कहता है, विच बॉडी ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो होता क्या है, जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन में हमारे पास जो मेजर चीज़ें हम पढ़ते हैं वो इन तीन चीज़ों के डाइजेशन के लिए ही पढ़ते हैं। मतलब कि जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, तो फिर अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को लेकर ही चलता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को लेकर ही चलता है और इन्हीं की डाइजेशन जो है वो कंप्लीटली हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो होगा क्या, स्टमक जो है, स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन जो है नहीं होता है, किसी भी चीज़ का नहीं होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना ही फैट्स का और ना ही प्रोटीन्स का। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये मेनली जो बनी हुई है, ये बनी है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन, और वो भी यहाँ पे ज़्यादातर किसका होता है, ज़्यादातर यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है वाटर का। ठीक है। और लिवर, लिवर तो ऐसा कुछ है नहीं, लिवर तो एक ग्लैंड है जो कि बाइल सिक्रीट करता है, उसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है और उससे फर्दर यूज करता है। ठीक है। तो बचा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यही है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फैट्स की तो ये लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड्स में चेंज होता है और साथ में ग्लिसरॉल बन जाता है। और जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन साथ साथ ये बात भी ध्यान रखने की है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट यानी कि डाइजेस्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर हम टाइप ऑफ टिश्यूज की बात करने वाले हैं इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप ऑफ टिश्यू की तो ये ब्लड की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मसल टिश्यूज जो होते हैं, आपको पता होगा कि मसल टिश्यूज होते हैं वो कई शेप में होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के थे जहाँ पे हम उसको टेपरिंग एंड और बीच में जो वो थिक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ हमारे पास में यहाँ जो मसल्स के टिश्यू थे वो कुछ स्ट्रेशंस वाले थे, कुछ नॉन स्ट्रेटेड थे। ठीक है। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, नर्वस टिश्यू आपका कौन सा होता है बेटा, न्यूरॉन होता है, सबको पता है, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और एक हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास आते हैं बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और साथ में ब्लड। ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो भी टिश्यू जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। चाहे वो कैसे भी करते हो, चाहे वो लिक्विड के थ्रू करते हो, चाहे वो सॉलिड के थ्रू करते हो, या सॉफ्ट जो बोन होती है उसके थ्रू करते हो, लेकिन वो कनेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। और जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। रह गया एक एपिथेलियल टिश्यू, तो ये जो हमारा स्किन होता है वो हमारा जो है एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। जो ऊपर की कवरिंग और ऊपर एक नीचे लेयर है, ये सब हम जो है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो है कैटेगराइज करते हैं। तो जो ब्लड है वो क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो हमारा आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट particles from region of less solute concentration to the region of high solute concentration through a semi permeable membrane is called। अच्छा, तो क्या हो रहा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये वर्ड लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। पार्टिकल के साइज के हिसाब से उस मेम्ब्रेन में से कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं जो छोटे होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। फिर ये बात कर रहा है सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट
सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट है, दोनों को ऐड कर दें तो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो लेस कॉन्सेंट्रेशन है वहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है। ध्यान रहे, सॉल्यूट मूव नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने पानी में नमक मिला दिया तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सॉल्यूट है, और हम यहाँ पर पानी को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पर डिफ्यूजन दे रखा है। डिफ्यूजन सबसे सिंपलेस्ट वे है पार्टिकल्स के मूव करने का, लेकिन हमेशा ध्यान रहे डिफ्यूजन जो होता है वो हाई टू लो होता है। क्या होता है? हाई टू लो होता है। हाई टू मतलब जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ ये जाता है। दूसरा है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, आपके घर में आपने देखा भी है, जो है आरओ लगा होता है, ठीक है ना, वहां भी जो आर का जो ओ है वो ऑस्मोसिस के लिए ही है, लेकिन वो पूरी तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वो लेस कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, जाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जो मूवमेंट है ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल वो लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो ऑस्मोसिस होगा। आगे दो ऑप्शन और दे रखे हैं। ट्रांसपिरेशन, वो आप जानते हैं, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो पानी होता है वो प्लांट के लीफ की सरफेस से जो है वो इवापोरेट होता रहता है, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसलोकेशन ये भी प्लांट का ही फिनोमेना है। ट्रांसलोकेशन में फूड होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑस्मोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। तो क्या है, प्लांट में एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है? एटीपी में होती है। और प्लांट से यूज करता है क्या करने के लिए? टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। अच्छा, तो ये कह रहा है कि प्लांट जो है वो एनर्जी यूज करते हैं, और वो एनर्जी जो है वो यूज हो रही है किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट में। तो वो चीज क्या है? प्लांट क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं? तो अब इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास में एक तो हमारे पास जाइलम होता है और एक हमारे पास फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या है? इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। जबकि अगर फ्लोएम की बात करें, यहां पर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीफ से हर पार्ट के पास जाएगा, क्योंकि लीफ में ही फूड बनता है और वहीं स्टोर हो जाता है, तो वहीं से हर पार्ट तरफ जाता है। अब यहाँ पर जो फूड है उसको लोड करना पड़ता है। कहाँ लोड करना पड़ता है? आपने पढ़ा होगा कि सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल होते हैं। तो यहाँ पर जो फूड है उसको लोड करना पड़ता है सीव ट्यूब के अंदर, और इस लोडिंग में एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस लोडिंग में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो डी ऑप्शन जो है वो हमारा इसलिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा फ्लोएम का था, ये फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहली बार ट्रांसपोर्ट करनी नहीं पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ लीफ के अंदर चाहिए होती है, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, और वहां पर जो स्टोमेटा है उनसे CO2 अपने आप ही अंदर आ जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। रही बात ऑक्सीजन की, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं करते उस पर, हमारा आंसर है फूड। चलिए आगे आ रहा है स्वेटिंग। स्वेटिंग इज मेंट फॉर, यानी कि जो पसीना निकलता है वो किस लिए होता है? ठीक है, पसीना निकलता है वो किस लिए होता है? देखिए, अगर सिंपल बात की जाए तो जो पसीना निकलने की जो प्रोसेस है वो एक तरह की एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, यानी कि बॉडी से वेस्ट निकालने का एक तरीका है।
ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, पहला ऑप्शन है फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, बहुत जब गर्मी लगती है तो पसीना निकल आता है और सुबह में हमें हवा मिलती है और ठंडक लगती है, क्योंकि वो क्या होता है, जो वाटर जो पसीना आपके स्किन पे आ जाता है वो हवा के आने से एनर्जी को लेकर वहां से हीट को लेकर वहां से इन्वायरमेंट में उड़ जाता है, एस्केप कर जाता है, जिस कारण से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। तो क्या कर रहा है, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तो ये काम ये करता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, हमेशा स्वेट में सॉल्ट निकलता है, ठीक है, जो आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं उनके साथ जो पसीना निकलता है उनसे, उसमें सॉल्ट भी होता है और साथ साथ एक्सेस वाटर। इसलिए अपना आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डैश इन प्लांट्स। तो भाई ऑक्सीजन कब बनता है, ठीक है, कोई भी इसका आंसर फोटोसिंथेसिस लिख के नहीं आएगा, सॉरी फोटोसिंथेसिस ही लिख कर आएगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होता है CO2 वाटर का यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में। तो भाई ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी दिया हुआ है, यहाँ फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन भी लिखा है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं लेकिन रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म करता है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करते हैं, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन सब करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म सब करते हैं, क्योंकि सबको रेस्पिरेशन करके ही एनर्जी मिलती है जिसको वो अपनी लाइफ प्रोसेस के वर्क्स करने के लिए यूज करते हैं। और रेस्पिरेशन में CO2 बनता है विद एनर्जी, तो रेस्पिरेशन इसका आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर है सिर्फ बी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द स्टार्ट ऑफ रेस्पिरेशन अ लिविंग सेल रिक्वायर्स। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल हमारा पीछे के साथ ही कॉन्टिन्यूड ही हो गया एक तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि रेस्पिरेशन जो है उसको शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक लिविंग सेल को क्या क्या चाहिए। तो हमने अभी ही कहा कि उसको भाई फूड चाहिए, और फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर फूड और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये आपस में प्रोसेस करके CO2 और एनर्जी बनाता है, ये आपस में प्रोसेस करके CO2 और एनर्जी बनाता है। तो हमें क्या चाहिए, फूड, यानी कि क्या फूड है हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ से हमें ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ ग्लूकोज या सिर्फ O2 से फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ए और सी आंसर नहीं होने वाले हैं। और डी तो ATP दिया ही हुआ है, तो एनर्जी पहले से मिल जाएगी, तो बनाने की जरूरत क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से जो ग्रुप है ABCD में से ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो बेटा इसमें एक बात ध्यान रख लो, देखो दो चीजें हमारे पास, एक है मिरर और दूसरा है लेंस, ठीक है। मिरर दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉनकेव और दूसरा मेरे पास कौन सा होता है, दूसरा मेरे पास होता है कॉन्वेक्स। ऐसे ही लेंस का भी है, ठीक है, लेंस में भी मेरे पास एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। तो ध्यान रख लो, मिरर में कॉन्वेक्स जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और लेंस में कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ये दो बातें हो गई यहाँ पे क्लियर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो और साथ में अब यहाँ पे देखो ए वाले पे आते हैं, इसने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कहा हुआ है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो तो रियल इमेज बनाता है, ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर भी रियल इमेज बनाता है, तो ये वाला हमारा आंसर इनकरेक्ट है। आगे बी पे आते हैं, ये कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर, हाँ सही है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, इमेज जो है वो उसकी वर्चुअल होती है। फिर कॉनकेव लेंस भी बनाता है, और रह गया एक प्लेन मिरर। तो बेटा प्लेन मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी अगर देखा जाए तो कॉनकेव मिरर, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर इसने कहा हुआ है कॉन्वेक्स, अच्छा ये डी ऑप्शन ये गलत प्रिंट हो रखा है, बट ये आंसर नहीं है, तो हमारा बी ही ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये कहता है वाटर लाइक फ्लूइड इन आवर माउथ इज सिक्रेटेड बाय। तो भाई सबसे पहली बात,
जो माउथ के अंदर वाटर लाइक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो होता है सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवा कहाँ से बनता है, ये बनता है सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ बनता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो आंसर तो आपको यहीं दिखाई पड़ गया। ठीक है, और बातें सुन लो, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये पेयर में होते हैं। दूसरी बात, ये नेक में होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन द टेबल। तो भाई एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, और ये बुक जो है ये रेस्ट पर है, यानी बस रखी हुई है। तो इसके लिए क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो कैसी होंगी, ट्रू होंगी। ध्यान रहेगा, हमें ट्रू स्टेटमेंट चाहिए। पहली पढ़ते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब सुनो मेरी बात, बुक रखी हुई है, ठीक है, जब तक बुक रखी हुई है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, और जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है उस पर कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, या फिर उसके ऊपर कोई भी जो फ्रिक्शन किसी भी तरह का स्टैटिक रोलिंग, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता। फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ तभी आता है जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। उसका एक्ट रोल जो होगा वो सिर्फ तब आएगा वो जब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू कर देगा। अगर ये जो बुक है वो टेबल पे खिसकना शुरू कर दे, मैं इस पे फोर्स लगाऊं और ये आगे बढ़ना शुरू कर दे, तब जो है फ्रिक्शन जो है अपना काम करना शुरू करेगा। क्योंकि शुरुआत में उसको रोकेगा तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, फिर जब वो उसको ओवरकम कर लेगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो पहला ऑप्शन हमारा फॉल्स है। दूसरे पे आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, अब देखो, जो बुक है वो ग्राउंड पे नहीं रखी हुई है, ठीक है, ग्राउंड तो यहाँ पर है, ग्राउंड लेवल तो यहाँ पर है, बुक जो है वो ग्राउंड पर नहीं रखी हुई है, वो कुछ हाइट पर रखी हुई है। तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाला है, और वो क्या होगा, वो होगा mg, वेयर m इज द मास ऑफ द बुक। m क्या है, बुक का मास है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज ग्राउंड से ऊंची होती है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नो फोर्स इज एक्टिंग, तो भाई ये तो गलत हो गया। और अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स, नहीं, कोई बैलेंस फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन कौन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। देखो भाई, सबसे पहले ईस्ट आता है, ईस्ट बिल्कुल सही बात है, सिंगल सेल्ड होता है, बट हाइड्रा नहीं होता, अमोइबा भी नहीं, सॉरी अमोइबा होता है बट हाइड्रा नहीं होता। आपने हाइड्रा देखा होगा, बड़ी अच्छी सी फिगर होती है उसकी। ठीक है, अच्छा, बी है सी एनिमनी। सी एनिमनी जो है ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ा सा होता है, कुछ ऐसा करके, ठीक है, ऐसे करके एक बड़ी सी फिगर होती है, इस तरह से बना होता है। ठीक है, ये इसका माउथ होता है, इसको ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, और यहीं से अपनी फूड ये खाता है। तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो बी भी हमारा आंसर नहीं है, ए भी हमारा आंसर नहीं है। आगे आते हैं यीस्ट, अमोइबा, बैक्टीरिया। तो यीस्ट तो यूनिसेलुलर है ही, अमोइबा भी यूनिसेलुलर ही होता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही मिलते हैं आपको, वो सिंगल सेल्ड ही होते हैं, चाहे किसी भी शेप में हो। ठीक है, तो सी ही हमारा आंसर है, बिकॉज डी में फिर से हाइड्रा, सी एनिमनी लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लावर अपीयर्स रेड इन सनलाइट। अच्छा, एक फूल है, और जो ये फूल है ये रेड दिखाई पड़ता है, किसमें, सनलाइट में। जो फूल है ये रेड दिखाई पड़ता है सनलाइट में। अब अगर 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 हम इसको क्या करें, इसको ग्रीन लाइट में रखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो भाई इसमें सबसे पहले जो बात सीखनी है वो सीखनी है रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन की। अब क्या होता है, जब सनलाइट की बात करते हैं, सनलाइट के अंदर बेटा होते हैं 7 कलर्स। ठीक है, कौन से, रेनबो यानी कि विबग्योर वाले। ठीक है, विबग्योर वाले 7 कलर्स होते हैं। जब ये लाइट एक फ्लावर पे पड़ रही है तो वो रेड दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब जो वो फ्लावर है वो रेड को छोड़कर, विबग्योर के आर को छोड़कर बाकी सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, बट रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है,
रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, बाकी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है या उनका कुछ भी हो जाता है, उसको जाने दो, ठीक है। बट रेड लाइट तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये श्योरिटी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उस पर ग्रीन लाइट डाल दी। अब ग्रीन लाइट में 7 रंग होते नहीं है, ना ही रेड रंग होता है। अगर रेड कलर ग्रीन लाइट के अंदर है नहीं, वो सिर्फ ग्रीन लाइट है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? जो फूल, जो फ्लावर सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर पा रहा था, और वही रेड कलर उसको मिला नहीं, तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या कर रहा होगा, जो ग्रीन लाइट उसको पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कोई बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को टोटली एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका रंग काला दिखाई पड़ता है। अगर कोई बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो वो काले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर आपने आगे क्लासेस का आपको याद हो 11th 12th का, तो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रखा होगा। उसमें ब्लैक बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो जो ऐसी बॉडी होती है जो कि लाइट को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड दैट्स वाई वो ब्लैक दिखाई पड़ती है। इसलिए अगर हम रेड फ्लावर पे ग्रीन लाइट को इंसिडेंट करेंगे, फेंकेंगे, डालेंगे, तो वो काला दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What would happen respectively to the boiling point and freezing point of the water if salt is added to it? यानी कि अगर हमने पानी के अंदर नमक मिला दिया, तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या होगा उसके साथ, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि क्या होता है। अब देखो, कुछ कंट्रीज जो होती हैं, वो कोल्ड कंट्रीज जो होती हैं, वहां पर सड़कें होती हैं, वहां पर क्या होता है, बर्फ जम जाती है। वहाँ पे बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वो सड़कों पे जम जाती है, और अगर उसको जो वो प्लो करके हटाते हैं, लकड़ी से हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो हट जाती है, लेकिन एक फिर भी बहुत पतली सी लेयर सड़क पे रह जाती है। और वो लेयर क्या करती है, उस लेयर के कारण वहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं वो स्किड करते हैं, जिस कारण एक्सीडेंट होते हैं, और जो नॉर्मल चलने वाले पर्सन भी होते हैं वो भी वहाँ पर फिसल सकते हैं। तो क्या इलाज किया वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए? क्या इलाज किया? उन्होंने सड़कों पर नमक डालना शुरू कर दिया। अब नमक डालने से क्या हुआ? नमक डालने से जो बर्फ थी वो पिघल गई। क्यों? जो नमक डालने से बर्फ पिघल गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम वाटर में अगर हम वाटर में ऐड कर दें सॉल्ट, ठीक है, अगर हम वाटर में ऐड कर दें सॉल्ट, तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रही होगी, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जमेगी, 5 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जमेगी, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है ना। जो 0 पे जम रही थी वो -4 या -5 पे जाके जमेगी, यानी टेम्परेचर को और नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके बर्फ जम पाएगी, अदरवाइज वो पिघल जाएगी या लिक्विड की फॉर्म में रहेगी। तो क्या होगा, जो सड़कें होंगी उनमें से वो बर्फ पिघल के हट जाएगी और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। और देखो यहाँ पर ये चीज आपको यही दिखाई पड़ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट पर डिक्रीज। अच्छा, अब साथ में लिखा है बॉइलिंग पॉइंट पर इंक्रीज। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है अगर हम पानी में नमक को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा होगा क्यों? क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा? बिकॉज जब हम पानी में नमक मिला दे रहे हैं तो उसके अंदर जो उसकी पार्टिकल डेंसिटी वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज कर जाते हैं, तो वो ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फिर वो बॉईल करना शुरू करेंगे। तो उनको आपको नॉर्मली जो वाटर है उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू गेट इट बॉइल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। तो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन सॉइल में से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ कुछ को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन को सिर्फ नाइट्रोजन यानी कि गैसियस फॉर्म में, यानी कि N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात का, ना हम ना ही कोई प्लांट, ठीक है, N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करने के जो प्लांट्स होते हैं, क्या होता है कि जो
हमारे फार्मर्स होते हैं वो अमोनिया को उसमें ज़मीन में मिला देते हैं, ठीक है, वो एक तरह से यूज़ करा जाता है। फिर जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो उन अमोनिया पे वर्क करते हैं, उसको वो चेंज कर देते हैं नाइट्रेट्स में, और उस नाइट्रेट को जो हमारा प्लांट है वो जो है अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली N2 की फॉर्म में नहीं कर सकते, तो फिर नाइट्रोजन नहीं हो सकता। नाइट्रिक एसिड ऑब्वियसली नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड तो एसिड है ना, उसको थोड़ी ना वही प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा, बेचारा ऐसे जल के मर जाएगा, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया नहीं, अमोनिया के बाद जो नाइट्रेट बनता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं है, डी है हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बडिंग के तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अमोइबा जो होता है वो बडिंग नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ भी अमोइबा लिखा हुआ है, तो हमारे पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो चुके हैं, ठीक है। रह गया यहाँ पर हमारे पास यीस्ट और हाइड्रा, तो यही हमारा आंसर होगा। आपने देखा होगा जो यीस्ट होता है वो कैसे होगा, एक अगर सिंगल सेल्ड आपका यीस्ट है तो इसके ऊपर एक छोटा सा बड बन जाता है, ठीक है, फिर यही बड जो होता है बाद में और बड़ा हो जाता है और बाद में डिटैच कर सकता है, या फिर इसी ऊपर नए बड और निकलते चले जाते हैं, और बडिंग के थ्रू ही यीस्ट जो है वो हमारा रिप्रोड्यूस करता है। सिमिलरली हाइड्रा का भी ऐसा ही होता है, हाइड्रा के अंदर भी जो हमारे पास हाइड्रा होगा उसके यहाँ पर छोटा सा एक प्रोटूजन बन जाता है, यही प्रोटूजन फिर बड़ा कर बन जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है जो बाद में डिटैच हो जाता है, ठीक है, जो कि बाद में डिटैच हो जाता है। तो सी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रेन इम्प्योरिटी सेटल डाउन। चलिए ठीक है, बारिश हो गई, बारिश के बाद में जो गंदगी थी वो पानी के नीचे बैठ गई। तो कैसा हो रहा है ये पानी के साथ में, ये जो हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये कहलाता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। आपने सपोज एक ग्लास लिया, उसमें पानी था साफ और आपने उसमें मिट्टी मिला दी, अब आपको उसे साफ करना है, क्या करोगे, ठीक है। तो वो तरीका ये है कि आप छान लो, ठीक है, ठीक है, क्या करना है मतलब कि आप सैंड पेपर लो और पानी को उसमें से गिरा दो, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो जितने भी आपके इम्प्योरिटीज या सॉइल या जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब नीचे बैठ जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। बाकी लोडिंग हो गया, लोडिंग बिल्कुल नहीं सकता, वो तो उसमें पुट करना हुआ। कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स का वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और डिस्टिलेशन तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत तेज तेज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपका टाइम टाइम जो है वो कम खराब हो, काम ज़्यादा निकले, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब कर रहे इसलिए इसके अंदर हम, ठीक है। तो क्या है, एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, एक्स सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में, तो यहीं से एक हिंट मिल जाता है कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। और जो ग्लैंड है वो वाई सिक्रीट करता है, ठीक है भाई, वाई सिक्रीट करता है, और वाई जो है वो जेड में स्टोर होता है, ठीक है। तो एक्स जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि वाई सिक्रीट करता है, और वाई जो है वो जेड में स्टोर होता है, ठीक है, ये स्टोर होता है, ठीक है, और ये सिक्रीट करता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है बेटा, ये होता है लिवर, ठीक है। तो बी और डी हमारे आंसर वैसे भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, ये क्या है, ये है लिवर। लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ए आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए नहीं, सी आंसर है, क्योंकि लीवर बाइल सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑन विच शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट, कौन से फैक्टर पे शैडो फॉर्मेशन डिपेंड नहीं करती। देखो भाई, पहला ऑप्शन है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जैसी शेप होगी ऑब्जेक्ट की वैसा ही शैडो बनेगा, तो डिपेंड करता है। दूसरी चीज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, तो आपने देखा होगा लाइट के पास जाओ तो जो शेप होती है शेडो की वो बड़ी हो जाती है, दूर जाओ छोटी हो जाती है, जैसा भी होता है, ठीक है, बताइए। इसके अलावा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो वही चीज़ हो गई, बी और सी कुछ एक जैसे ही हैं, ठीक है। रहा कौन, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कभी ऐसा थोड़ा ना होता है कि व्हाइट की व्हाइट बनती है, रेड की रेड बनती है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और इसको करने से पहले पहले ही बोल दूं एक बात, ये हमने पिछली क्लास में भी कही थी कि जो मोर रिएक्टिव, ध्यान रहे, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो फिर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो पहली चीज लिखी है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, Q डिस्प्लेसेस P एंड S। अगर Q जो है वो P और S को डिस्प्लेस कर सकता है तो Q जो है वो P और S दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देन P डिस्प्लेसेस S एंड R, तो P जो है वो S और R से ज्यादा रिएक्टिव है, और S जो है वो R को डिस्प्लेस कर देता है, तो S जो है वो R से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। जो S है वो R से ज्यादा रिएक्टिव है। अब P जो है वो SR दोनों से रिएक्टिव है, तो P यहाँ आ जाएगा, तो बच गया कौन, Q, ठीक है। तो ये कहता है विच इज सेकंड मोस्ट रिएक्टिव, तो सेकंड मोस्ट रिएक्टिव इज P, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स, इनमें से कौन सा ट्रू है साउंड वेव के लिए अगर देखा जाए तो साउंड वेव का पहला ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन गैसेस। क्या गैसेस के अंदर साउंड वेव्स तेज ट्रेवल करते हैं? तो देखिए यहां बात आती है डेंसिटी की, मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है, सही है। इसलिए साउंड जो होता है वो सॉलिड्स में सबसे तेज चलता है और गैसेस में सबसे धीरे चलता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज, तो भाई ये तो आपको याद ही है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं ह्यूमंस, तो यही ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता, नहीं भाई साउंड रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल लाइट की तरह रिफ्लेक्ट होता है, अगर ऐसे आएगा तो वापस मुड़ के जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, तो करती होगी, हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो असर्शन और रीजनिंग का है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये कई बार जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें ध्यान से पढ़ लेनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो ये कहता है कि जो बिजली के कारण आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, उसको बुझाने के लिए पानी यूज कर लो, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसको क्या होना चाहिए, ये हमारा फॉल्स होना चाहिए, उसके लिए हम वाटर यूज ना ही करें। आर, वाटर लोअर्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, लोएस्ट टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का जिस पर वो आग पकड़ लेता है, जिस पे वो जलना शुरू कर देता है, ठीक है। और पानी डालने से, ध्यान रहेगा, ये हमेशा ट्रू है, वाटर एक ऐसी चीज है जो किसी भी मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर लो कर सकती है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर लो कर सकती है, ठीक है ना। तो वाटर जो होता है वो बर्निंग मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर लो कर देता है, ठीक है, लेकिन फिर उसको हम बिजली से लगी हुई आग में यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड बात सही है बिल्कुल, लेकिन वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर इसीलिए हमारा आंसर जो है वो होगा सी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ग्लैंड्स जो है ह्यूमन के अंदर पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेनक्रियास पेयर में नहीं होता, ठीक है, पिट्यूटरी पेयर में नहीं होता, फिर पेनक्रियास पेयर में नहीं होता, रह गए एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पेयर में होते हैं, ठीक है। जो हमारे किडनीज होती हैं उनके ऊपर लगे होते हैं ये, तो दो किडनी से दोनों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगे होते हैं, और थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो भी हमारे पेयर्स में ही होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये मैग्नेट्स के ऊपर आ गया है। हमारे पास तीन मैग्नेट है, ठीक है, हमारे पास तीन मैग्नेट्स हैं।
इन मैग्नेट्स के जो एंड्स हैं उनको मार्क कर दिया गया है। एक A1 A2 करा गया है, एक B1 B2 करा गया है और एक C1 C2 करा गया। अब क्या हुआ, संजना ने क्या किया, उन्होंने इनको पास में लाया और ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि जो A1 था, जो A1 था वो रिपेल कर रहा है B1 को, और जो A1 है वो रिपेल कर रहा है C1 को भी। देखो भाई, बात ध्यान रखने की ये है कि मैग्नेट्स में जो लाइक पोल होते हैं, एक जैसे पोल, वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, और ये रिपेल ही करवा रहा है। ठीक है, तो बताओ कि C1 जो है अगर नॉर्थ है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अच्छा ठीक है, हम ये बात ध्यान रखेंगे कि रिपेल करने के लिए पोल्स को सेम होना चाहिए। अगर C1 जो है वो नॉर्थ है और A1 उसे रिपेल कर रहा है तो A1 को भी नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, और अगर A1 नॉर्थ है और B1 उसे रिपेल कर रहा है तो B1 को भी नॉर्थ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये सब, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। ठीक है, तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया और ये साउथ हो गया। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या कहता है, B2 इज नॉर्थ। B2 नॉर्थ नहीं है। B1 इज नॉर्थ, सही बात है। A2 इज साउथ, बिल्कुल सही। आगे देख लेते हैं, A1 B1 दोनों नॉर्थ हैं, A1 एंड B1 दोनों नॉर्थ हैं, ये बात भी सही निकल के आ रही है। और A1 B1 दोनों साउथ हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन ठीक आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर गलत है, एक ऑप्शन इसमें से गलत होना चाहिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं, B1 इज नॉर्थ, बिल्कुल सही बात है। B1 जो है वो नॉर्थ है, C1 नॉर्थ था, A1 नॉर्थ था और B1 भी नॉर्थ था। ठीक है, और A2 साउथ है, सही बात है, A2 भी साउथ है। और B1 A1 दोनों नॉर्थ हैं, दोनों नॉर्थ हैं, सही बात है। तो भैया दो ऑप्शन सही निकल के आ रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जाम में तो कोई एक ही निकल के आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कुछ मिस्टेक हो गई होगी प्रिंट करने में, टाइप करने में, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आपको बेसिक बात जो है वो समझ में आ गई होगी। चलिए, मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर से ऐसे क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अगर ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी। तो सी ज्यादा रिएक्टिव हो गया फिर तो ए से, क्योंकि वो ए जो है सी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट, मेटल बी डिस्प्लेस डी, तो फिर मेटल बी डी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर करेक्ट ऑर्डर क्या है, सी ए बी डी। तो बेटा ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या था, याद होगा मैंने कहा था कि मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और आपने इसमें कुछ गंदगी मिला दी, मान लो रेत डाल दिया या चॉक पाउडर डाल दिया या फिर सॉइल डाल दी, और इसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो होगा क्या, ये जो सारी जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अभी नीचे इकट्ठी क्यों हो जाएगी, सवाल है, ये नीचे इकट्ठी क्यों हो जाएगी, ये सारा का सारा जो है वो नीचे जाके इकट्ठा क्यों हो जाएगा, भाई सीधी सी बात है, भारी होगा। ठीक है ना, भारी होगा, हैवी होगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये इसमें सॉल्यूबल होता तो ऐसा कभी होता नहीं, यानी कि ये इनसॉल्यूबल होगा। तो क्या हुआ, हैवी है और इनसॉल्यूबल है। तो मेरा आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि अगर लाइट होता तो ऊपर तैरता रहता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। और अगर सॉल्यूबल होता तो कभी नीचे बैठता ही नहीं, यानी कि कभी सेडिमेंटेशन होता ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड मिस है, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट बल्ब, ठीक है, कंज्यूम इन 1 मिनट। एक बल्ब है, अगर वो 100 वाट का है तो वो 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बेटा देखो, पहली बात तो ये है कि जो ये वॉट लिखा हुआ है ये है पावर। ठीक है, पावर जो है वो है 100 वॉट। और अगर आपको याद हो, पावर जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग द एनर्जी, वो कितना एनर्जी पर मिनट या पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। यूनिट्स की बात करें तो एनर्जी जूल में काउंट होती है और टाइम जो है वो सेकंड्स में होता है। तो पावर की एनर्जी जो यूनिट है वो क्या होती है, वो जूल पर सेकंड होती है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, पावर जो है बल्ब की वो 100 जूल
पर सेकंड है। अब इसको हम मतलब क्या समझें कि जो ये बल्ब है वो हर सेकंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल कंज्यूम कर लेता है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में कितना कंज्यूम कर लेगा, 60 इंटू 100। तुम्हारा आंसर हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया 6000 जूल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि भाई असर्शन है मेरे पास कि जो स्टोमेटा हैं आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स एंड सक्लेंट स्टेम इन द डेजर्ट प्लांट। क्या होता है भाई, पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, ऊपर या नीचे क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर स्टोमेटास होते हैं। बट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो सरफेस होता है लीफ का अंडर वाला यानी कि नीचे वाला सरफेस होता है, ठीक है, अपर सरफेस नहीं अंडर सरफेस, ठीक है, वहां पर स्टोमेटा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर स्टोमेटा जो है वो लीफ के अपर सरफेस पे ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन जो है वो हायर रेट पे होगा और जो प्लांट है वो वाटर लॉस बहुत ज्यादा करेगा, एक ज्यादा रेट पे करेगा, जो कि प्लांट के लिए सही नहीं है, तो उसको नीचे होना जरूरी होता है। साथ में जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं उनकी पत्तियां तो होती नहीं है, क्या होते हैं, कांटे होते हैं, स्पाइनी होते हैं, तो फिर उन पे स्टोमेटा कहाँ जाएंगे, उन पे क्या होता है, उनके जो स्टेम होते हैं उन पे आपको ये जो ओपनिंग्स होती हैं वो मिल सकती है, ठीक है। तो ए जो है वो सही बात है। आर पे आते हैं, यानी कि रीजन पे आते हैं। द पोजिशन स्टोमेटा इन लीव्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। बिल्कुल सही बात है, अब बताया ना कि अगर नीचे होंगे तो अलग फर्क पड़ेगा, ऊपर होंगे तो अलग फर्क पड़ेगा, ठीक है, अपर सरफेस पे है अंडर सरफेस पे है, दोनों ही मैटर करता है। तो इसका मतलब ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो उसको सही से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है ना, बिकॉज इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। चलिए नेक्स्ट, अब कहानी शुरू हो गई है एवेपोरेशन की, ठीक है। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड होता है, वाटर जो होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहकर भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको अगर ऐसा करना होगा तो पानी को उबालना पड़ेगा, तब वो अपने वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट अचीव करे बिना ही, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही रहकर जो वाटर है वो इवेपोरेट यानी कि वेपराइज होना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है यानी कि अगर इवेपोरेशन तेज हो रहा है या धीमा हो रहा है तो किस तरह से, किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई इनवर्सली का मतलब उल्टा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया की बात की जाए, देखो भाई सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा। भाई एक ग्लास में रखा पानी, ठीक है, और एक थाली में रखा पानी, कौन जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, ऑब्वियसली जो थाली वाला है वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर जो होता है, जो इवेपोरेशन है, इस बात को जरा ध्यान रखना कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, वो एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है, ये बल्क में नहीं होती। सारा पानी उतना गर्म नहीं होता, कभी आपने अगर ध्यान दिया हो गर्मियों में तो जो जब धूप तेज होती है तो ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होता है, नीचे का कम गर्म होता है, नीचे उससे नीचे का और कम गर्म होता है, ठीक है, पूरा का पूरा सेम टेम्परेचर पर नहीं होता। और पानी जहां पर ज्यादा गर्म होगा वहीं से ज्यादा इवेपोरेट करेगा। तो टेम्परेचर के ज्यादा होने से इवेपोरेशन जो होती है वो ज्यादा होती है। तीसरी चीज आती है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता, हिंदी में से आर्द्रता कहते हैं। और इसको अगर समझे तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में एयर है उसने कितना वाटर कंटेन कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, जो हमारी एयर है हमारे आसपास उसमें कितना वाटर वेपर ऑलरेडी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हवा के अंदर पहले से ही पानी है यानी कि जो कंडीशन है वो ह्यूमिड है, हवा के अंदर पहले से ही पानी है, तो वो और पानी नहीं ले पाएगी या फिर और ज्यादा पानी और अधिक तेजी से नहीं ले पाएगी, तो फिर इवेपोरेशन धीमा हो जाएगा। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है और यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ह्यूमिडिटी ही मेरा आंसर है, ठीक है। रह गई बात विंड स्पीड की, तो इसको भी देख लेते हैं कि अगर हवा तेज चल रही होगी तो वो जो पानी है
यानी कि वह पेपर है उसको तेजी से उड़ा के ले जाएगी, जल्दी जल्दी उड़ा के ले जाएगी, तो हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होता है। देखते हो ना हवा में जो कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है उस वो जो है वो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी तीन जो बचे हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन इज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर रैपिड वाटर इवेपोरेशन। क्वेश्चन कुछ वैसा ही आ गया है, मे बी इसका आंसर आप आराम से कर ही लोगे, देखो दिखाई पड़ रहा है भाई, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। ह्यूमिडिटी हाई होगी तो वाटर जो है वो इवेपोरेट तेजी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा लो टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी लो चाहिए और विंड स्पीड भी हाई चाहिए। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। अच्छा इनमें से कौन सा इवेपोरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ह्यूमिडिटी हम पढ़ चुके हैं करेगा, विंड स्पीड हम पढ़ चुके हैं करेगा, सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं करेगा, कौन नहीं कर रहा, सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी में कितना नमक मिला हुआ है, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। छत पे रख के देखना नमक कितना मिला, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा नमक बच जाएगा और वाटर जो है इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। कभी पानी में से नमक को अलग करना हो तो उसे धूप में रख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वायरसेस। पहला ऑप्शन है हमारे पास, दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। नहीं, ऐसा नहीं है। वायरसेस जो हैं वो क्या हैं, वो लिविंग और डेड, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री पे आते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो वायरसेस जब तक वो लिविंग बॉडी के बाहर हैं उनका कोई काम नहीं है, वो इनएक्टिव है, एक तरह से डेड है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, उनकी बॉडी एक्टिविटी करना शुरू कर देती है और फिर जो कहानी शुरू होती है वो और भयंकर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरे पे आते हैं, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल। बिल्कुल सही बात है, ये होस्ट सेल से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे, जिंदा हो जाते हैं, तो खाना चाहिए ना। सब कुछ बॉडी की प्रॉपर्टीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज वो कैरी आउट करना शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो लिविंग होस्ट है जिसके अंदर वो एंट्री कर चुके हैं वहां से मिलेगा। अच्छा, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TRUE ट्रू, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ सुन रहा था कि कौन सा ऑप्शन टिक करना था। अच्छा, तो क्या है, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। अब वायरस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ना साइटोप्लाज्म होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना मेम्ब्रेन होता है, ना ही कोई और ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसका डायग्राम देखोगे तो फिर तो देख के बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हेल्पिंग डिकेइंग डेड मैटर। नहीं, कुछ नहीं करते, वो डेड पे तो जाते ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। हाउ डू वायरसेस रेप्लिकेट, कैसे रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरसेस का रेप्लिकेट करने का सिर्फ एक मैकेनिज्म है, ध्यान रखिए। जो वायरस होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेस्ट करता है, उसके अंदर घुस जाता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो लिविंग सेल्स है वहां पर जाता है, ठीक है, और मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो उसकी जो मशीनरी होती है क्या करने की, राइबोसोम्स बनाने की, प्रोटीन बनाने की, उसको हाईजैक कर लेता है, ठीक है। राइबोसोम्स बनाने की और प्रोटीन बनाने की उसको हाईजैक कर लेता है और उनसे अपने मतलब का राइबोसोम और प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। उसकी मशीनरी को हाईजैक करके खुद को रिप्रोड्यूस करवाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है वो है डी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, कौन करंट कंडक्ट नहीं करेगा, तो ध्यान रहे, सीधी सी बात, पहले यही सीख लो, जान लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो हमको चाहिए आयंस, ठीक है, चाहे नेगेटिव आयंस हो चाहे पॉजिटिव आयंस हो, ठीक है। यानी कि चाहे कैट आयन हो चाहे एन आयन हो, चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आयन चाहिए, ठीक है ना। तो देखो
लेमन जूस, लेमन जूस, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या होता है? एसिडिक होता है। अच्छा एसिडिक होता है, तो एसिड क्या होता है? एसिड एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक ही सही, लेमन जूस का जो एसिड होता है वो वीक होता है, बट फिर भी इसमें आयंस मिलेंगे। चलो ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, कोई आयन नहीं मिलेंगे, जो शुगर यानी होती है वो हमारी एक कोवलेंट कॉम्पाउंड है, कभी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो है वो क्या करेगा? कास्टिक सोडा आपका जो है वो आयंस फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये NaOH होता है, जब उसको पानी मिला देते हैं तो ये सोडियम आयंस बनाता है, साथ में OH नेगेटिव आयन भी बनाता है, तो ये भी आयन बनाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट ऑब्वियसली NaCl होता है, ये तो आपको सबको पता है, और NaCl पानी मिलने के साथ ही Na प्लस और Cl माइनस बना देता है, तो NaCl आयन बना रहा है। ठीक है, कास्टिक सोडा आयन बना रहा है, लेमन जूस आयन बना रहा है। कौन नहीं बना रहा? सिर्फ शुगर जो है वो आयंस नहीं बनाता है, आयनाइज नहीं होता है, बाकी तीनों ही आयनाइज हो जाते हैं। इसलिए जो करंट कंडक्ट नहीं करेगा वो है शुगर सॉल्यूशन, तो मेरा आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट, which of the following solution is expected to have highest electrical conductivity? पिछले क्वेश्चन को ही फॉलो अप कर रहा है ये, किसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी। अब फिर से बात सुन लो, हाईएस्ट कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, और जितने कम आयंस होंगे उतना ही कम कंडक्टिविटी होगी, बिकॉज करंट को कंडक्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए क्या होता है? करंट कैसे फ्लो करेगा? आयंस के लिए, आयंस फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्योर वाटर। भाई प्योर वाटर में कुछ नहीं होता, कोई सॉल्ट वोल्ट नहीं होता, तो कोई आयंस नहीं होंगे। ठीक है, नो आयंस। डाइल्यूट HCl, भाई चाहे HCl डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, आयनाइज तो होगा, और H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कोई आयन नहीं बनते, ऑलिव ऑयल कोई आयन नहीं बनते। ठीक है, तो क्या बच गया? सिर्फ डी, कि यही सिर्फ आयनाइज हो रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यही है हाईएस्ट कंडक्टिविटी दिखाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर से वही चीज आ गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो, जो ज्यादा करंट कंडक्ट करेगा। फिर आयंस की बात आती है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो विनेगर ये एक वीक एसिड है, तो आयनाइज होगा। ठीक है, ये H प्लस आयन देगा आपको। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है वो CH3OH होता है। ठीक है, आयनाइज होता है ये थोड़ा बहुत, बट नहीं कुछ खास नहीं। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये पीछे बात हुई थी, ये Na प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, रह गया CO2, एसिडिक तो है बट आयन फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो सिर्फ यहाँ पर कौन आयंस बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ विनेगर ये काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम क्लोराइड भी है, ये ज्यादा आयंस बनाएगा। ठीक है, ये एक सॉल्ट है, ये ज्यादा आयंस बनाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, विनेगर एक एसिड है बट उसको ऑप्शन में हमने नहीं रखा, वो सही आंसर नहीं है, बिकॉज वीक एसिड है और बहुत थोड़े ही H प्लस आयंस ये देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन। किसी भी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? तो भाई अब ये बात तो चौथे क्वेश्चन में रिपीट हो गई, आयंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ए आंसर क्यों नहीं हो? बिकॉज ए में सिर्फ H प्लस आयन बोला हुआ है, और सिर्फ H प्लस आयन हो जरूरी नहीं है। जो हमने सॉल्ट की बात की थी वहां पे Na प्लस भी आया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हों। ठीक है, H प्लस साइंस भी है, Na प्लस साइंस भी है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल को तो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो फिर क्या बच गया? सिर्फ आयंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ठीक है, मेरे ख्याल से भी क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, छोड़ दो इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए
होमवर्क, ठीक है ना। चलिए, ओह, बस आज के लिए बस इतना ही चलेगा। ठीक है, फिर आज के क्वेश्चंस को यहीं पे, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, और फिर ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, मैंने इन क्वेश्चंस में जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो मैं लेके आ ही रहा हूँ साथ में। तो क्या कर रहा हूं मैं, कुछ और क्वेश्चन भी इनमें पुटअप कर रहा हूं, ताकि आपको क्या मिले कि एक ही तरह के एक साथ कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आप कर सको। इससे क्या होता है, एक फ्लो बन जाता है और आपको जो बातें हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं और देर तक याद भी रहती हैं। ठीक है, यही जो है मैं थोड़ा अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो, जो पहली वीडियो थी साइंस की, उसको प्यार दिया है, इसको भी उस तरह से प्यार दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, और ऐसी बहुत सी वीडियोस जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं, बहुत यूज़फुल हैं, हमारी इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। प्लीज़ जाइए, उनको देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।